नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुर्मू के समर्थन में संसद भवन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक रहे, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक की भूमिका में रहे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कल पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन कर सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और एनडीए के कई दल मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जयराम ठाकुर मौजूद रहे। तो संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। और कौन है द्रौपदी मुर्मू, उसके बारे में आपको बता दें। जन्म 20 जून 1958 को हुआ। तो आज़ाद भारत में जन्मी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरगंज जिले में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनके बिरांची नारायण टुडू है। तो बचपन से द्रौपदी मुर्मू का जो सफ़र रहा है अब तक का, कठिनाइयों भरा रहा है। आदिवासी संथाल समूह से आती हैं मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको एक एक कर सारी जानकारी दे रहे हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो राज्यपाल के पद पर भी वो अपनी सेवा दे चुकी हैं। वर्ष 2000 और 2004 में विधायक रह चुकी हैं मुर्मू। तो जो इनकी उपलब्धियां हैं, किस तरह से एक गरीब परिवार से निकलकर बाहर आना और इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका में भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो एक एक कर हम आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता रहे हैं। 2007 में बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तो आप समझिए किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का ये सफर रहा है। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर भी रह चुकी हैं। तो जेई के पद पर भी इन्होंने काम किया। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कई तरह की उपलब्धियां हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो सफर रहा है आसान नहीं रहा है। बीए तक की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। 30 जून तक यह बजट सत्र चलने वाला है और बजट सत्र के पहले दिन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। 27 जून को पंजाब सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो भगवंत मान की सरकार 27 जून को अपना बजट पेश करेगी। 30 जून तक ये बजट सत्र चलना है। बजट सत्र के पहले दिन की जो कार्रवाई है उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 27 जून को पंजाब में भगवंत मान की सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। तो विधानसभा सत्र का पहला दिन। आज पंजाब सरकार का बजट सत्र का पहला दिन है और 30 जून तक ये बजट सत्र जो है वो चलने वाला है। आज ही के दिन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और जो खास तौर पर भगवंत मान हैं उन्हें घेरने का प्रयास जो है कि विरोधी भी करने वाले हैं। लेकिन इस समय कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। अभी जो स्थगित की गई है, जो विधानसभा का सत्र है उसे स्थगित किया गया है 4 बजे तक। अब ये देखना होगा कि आज बजट सत्र आगे कंटिन्यू
होगा या नहीं, क्योंकि विरोधियों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेरने का प्रयास किया और लगातार आरोप ये लगाए गए भगवंत मान और खासतौर पर पंजाब सरकार के ऊपर कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब है। और दूसरी तरफ अश्विनी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवालिया निशान जो है भगवंत मान पर लगाया और उन्होंने कहा ये भगवंत मान के कारण ही हुआ है जो संगरूर में उपचुनाव में केवल 43% ही मतदान हुआ है। और कहीं ना कहीं इस समय विरोधी कमर कस कर आए हैं कि इस समय लगातार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद भी लगातार राजनीतिक दल जो है वो राज्यपाल से मिलते रहे हैं, ज्ञापन सौंपते रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीचिंग को लेकर के सिक्योरिटी में जो खामी देखी गई थी, जो सिक्योरिटी विड्रॉल की गई थी, उसे लेकर के भी विरोधियों का मन जो है वो मौजूदा सरकार को घेरने का है। लेकिन इस समय तक मुलतवी कर दिया गया है अभी बजट सत्र। अब ये देखना होगा कि दोपहर आफ्टर लंच ये बजट सत्र आगे कंटिन्यू होता है नहीं। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि पंजाब में ये पहली बार होने वाला है कि शनिवार के दिन भी विधानसभा जो है वो लगेगी और सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन इस समय भगवंत सिंह मान ने, मुख्यमंत्री ने अभी अपने सभी कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाया है। एक बैठक की जा रही है पंजाब सचिवालय में, जो आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय लगातार जो है मंत्रियों का सचिवालय में जाने का जो दौर है वो जारी है। चाहे वो हरजोत सिंह बैंस जेल मंत्री हों, चाहे ब्रह्मशंकर जिम्पा हों, चाहे ईटीओ हरभजन सिंह हों और चाहे और भी मंत्री हों, कैबिनेट मंत्रियों का आना यहाँ पर जारी। और साथ ही एक और बात, प्रताप सिंह बाजवा ने भी आज एक सवालिया निशान लगाया कि हमारा प्रश्न यही है कि मौजूदा हालात पंजाब के खराब होते जा रहे हैं, पंजाब सरकार जो है वो मनमानी कर रही है और कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। तो इस समय ये देखना होगा कि बजट जो कि पहली बार भगवंत सिंह मान सरकार जो है बजट जो है वो विधानसभा पटल पर पेश करेगी। सोमवार के दिन ये बजट पेश होना है और उससे पहले हंगामे के बीच में ये बजट सत्र चलता है या लंच के बाद इसे कंटिन्यू किया जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बावा ब्यूरो हेड हैं, जुड़ रहे हैं लाइव, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। स्वर्णजीत जी, पंजाब सरकार है भगवंत मान की और पहली बार बजट पेश करने जा रही, क्या कयास लग रहे हैं, कैसा ये बजट सत्र रहने वाला है और पहले दिन की कार्यवाही में क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, दो तरह से विवेक ये जो बजट सत्र है इसे दो एंगल से देखा जा सकता है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अगर बात करें हम भगवंत मान की, तो इस समय सबसे प्रमुखता पर इस बजट सत्र में जो लिया जा रहा है वो 36,000 जो कच्चे मुलाजिम है उन्हें पक्का किया जा सकता है। और यही कारण है कि जो बीच में ब्रेक हुई थी, भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर के बैठक की और अभी कुछ ही क्षण पहले हमारे कैमरा पर्सन ने रिकॉर्ड भी किया है और कुछ ही क्षण पहले अभी भगवंत सिंह मान जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और सभी मंत्रियों और सभी विधायकों का आना यहाँ पर जारी है। आपने कही कि और क्या रहने वाला है कहा, तो दूसरा जो विरोधी है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है उसे लेकर के विरोधी जो है वो सवाल कर सकते हैं, भगवंत सिंह मान से पूछ सकते हैं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किन कारणों से हुआ और ऐसा क्या कारण था कि सिक्योरिटी जो है वो 400 लोगों की विड्रॉल करनी पड़ी और आनंद फानंद में दोबारा सिक्योरिटी लगानी पड़ी। और सिक्योरिटी विड्रॉल करने के बाद आपने इसे पब्लिसाइज क्यों किया, इसे पेपर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे वाहवाही बटोरने के लिए क्यों चलाया? तो ये सभी सवाल हो सकते हैं। जैसा कि ये भी आपने देखा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा कि हंगामे के बीच में भी हो सकता है पहला दिन, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है और अभी उसी समय में सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला प्रमुख स्वर्णजीत जी, पंजाब में विपक्ष की भूमिका अगर नंबर वाइज देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में जो बजट सत्र रहने वाला है उसमें भगवंत मान की सरकार की जो बजट होने वाले हैं उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, किस बात को लेकर के जनता को रियायत मिल सकती है या कितना अहम रहने वाला बजट? क्योंकि जो नंबर हैं, जो कुल विधायकों के नंबर हैं, जो सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में है, बहुतायत संख्या में विधायक है, विपक्ष की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है? देखिए, विपक्ष की भूमिका तो इतनी ज्यादा मैं कहूँगा अहम नहीं, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो
आम आदमी पार्टी के साथ बहुमत बहुत काफी संख्या में 92 जो है 92 की गिनती है। और विवेक, जैसा आपने कहा कि क्या अहम रहने वाला, इसमें पंजाब के कोने कोने में हरपाल सिंह चीमा जो कि वित्त मंत्री हैं, वो स्वयं जा करके लोगों से मुखातिब होते रहे हैं। उन्होंने कई बैठकें की हैं, व्यापार करने वालों से उन्होंने बैठकें की हैं, किसानों से उन्होंने बैठ के अलग अलग कैटेगराइज भी किया हुआ था और उन्होंने सबसे राय भी ली है। और इस बजट को उन्होंने अनोखा किया और सबसे बड़ा जो बजट सत्र होने वाला विवेक, पहली बार पंजाब में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। एक भी कागज का इस्तेमाल नहीं होने वाला इस बजट में। ये बिल्कुल डिजिटलाइज जो होगा ये बजट होगा। जैसा कि देखा जाता है अमूमन की जब भी वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में ब्रीफ किया जाता है। इस समय इस बार जो है वो लैपटॉप या टैब होने वाला है, टैबलेट होने वाला है और डिजिटलाइज होने वाला है। सबसे अहम तो पंजाब के लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पंजाब में पहली बार जो है कि पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कच्चे मुलाजिमों को लेकर के और सबसे बड़ी बात कंपनीज को बुलाने को लेकर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पंजाब में आकर इन्वेस्ट करें। तो ये सभी चीजों को देखते हुए बजट जो है आम आदमी पार्टी लेकर के आएगी और इस कारण पंजाब के लोग भी बहुत उत्सुकता से इसे देख रहे हैं। विवेक, ठीक है। स्वर्णजीत, आपने एक और जिक्र किया था सिक्योरिटी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या तभी हुई थी जब सरकार की ओर से सिक्योरिटी वापस ली गई थी और अकेले सिद्धू वाला नहीं थे, 400 से ज्यादा नाम इस फहरिस्त में थे। तो सिक्योरिटी कितना अहम रहने वाला है, सिक्योरिटी का जो मुद्दा है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस बार इस बजट सत्र में विधानसभा में गूंजने वाला है सिक्योरिटी ब्रीचिंग को लेकर, माफी चाहूंगा, सिक्योरिटी की खामी को लेकर। क्योंकि सिक्योरिटी विड्रॉल करना और एक मुद्दा और दूसरा उसे पब्लिसाइज करना मुद्दा। यही कारण है कि विपक्ष जो है इस पर हंगामा कर सकता है। और अश्विनी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के इकलौते विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भी है, उन्होंने आज सुबह हर खबर पर ये साफ कर दिया था कि हम जरूर सवाल उठाने वाले हैं कि कारण क्या है कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। रोज नए मर्डर की जो खबर है वो सामने आती है। हर रोज कोई ना कोई वारदात जो है, गैंगवार जो है वो पंजाब में हो रही है। तो विपक्ष जो है इस समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछने वाला है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास गिनती जो है वो भारी संख्या में है और इस गिनती के कारण जो भी बजट में आम आदमी पार्टी आज आने वाला वो पास तो हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस समय विपक्षी पार्टियां एक मन बना ले और वॉकआउट भी हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा जो सीरियस है वो विपक्ष लग रहा है। ठीक है स्वर्णजीत, एक और अहम और जो सबसे जरूरी चीजें हैं कि सरकार में आने से पहले जब चुनावी घोषणाएं हो रही थी उस दरमियान आम आदमी पार्टी की तरफ से, भगवंत मान की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, राघव चड्ढा की तरफ से, तमाम जो लोग वहां पहुंचे हुए थे सभी की तरफ से मुफ्त बिजली, पानी, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना है, फ्री में पानी मुहैया करवाना है, शिक्षा की बात हो, कितना अहम रह सकता है इस नजरिए से अगर देखा जाए तो बजट कितना खास होने वाला है और क्या ये बजट जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी? आम आदमी पार्टी ने ये लोगों से, पंजाब के लोगों से वायदा किया था और अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले भगवंत सिंह मान ने तारीख भी दे दी थी कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री हो जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि बजट सत्र में बिजली को लेकर के क्या वाकई में 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को ये सौगात मिलने वाली है। और दूसरी मोहल्ला क्लिनिक, जो कि 15 अगस्त जो हमें जानकारी हमने एकत्रित की है, 15 अगस्त से मोहल्ला क्लिनिक का आगाज हो सकता है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक को पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, उसी तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक का आगाज हो सकता है। और यही कारण है, देखिए डॉक्टर विजय सिंगला, याद होगा आपको, डॉक्टर विजय सिंगला कैबिनेट मंत्री का नाम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और भगवंत सिंह मान स्वयं लाइव होकर के उन्होंने डॉक्टर विजय सिंगला का नाम जब जाहिर किया। यहाँ तक कि विपक्ष के किसी नेता को वो नाम नहीं पता था, यहाँ तक कि मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं थी और डॉक्टर विजय सिंगला सलाखों के पीछे गए। तो यही कारण है। और देखिए मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, बिजली फ्री को लेकर के, और रही बात आपने पानी की, तो
पानी, साफ पानी को लेकर, क्योंकि वाटर लेवल जो है पंजाब में लगातार दिन प्रतिदिन निरंतर निचले स्तर पर जा रहा है, उससे लेकर के भी बजट में इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये प्रमुख जो मुद्दे हैं, सबसे पहले बिजली, और दूसरा मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य को लेकर के, और तीसरा पानी को लेकर के। वाकई में इस बजट पर सबको ये नजर लगाए बैठे हैं कि इस पर आम आदमी पार्टी अपने बजट में क्या लेकर के आती है। ठीक है स्वर्णजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। हरियाणा से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि हरियाणा की आवाज संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने अग्निपथ स्कीम को देश के युवाओं के लिए बेहतरीन बताते हुए युवाओं से किसी की भी बातों में न आने की अपील भी की है। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। हरियाणा से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पंवार जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि निर्विरोध उनका चयन हुआ और अब वो राज्यसभा में जाकर हरियाणा की किन मुद्दों को वहां पर उठाएंगे। तो जानते कृष्ण पंवार जी से। स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, केंद्रीय नेतृत्व संगठन और प्रदेश के संगठन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में सर्व अनुसूचित जाति समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मैं सर्व अनुसूचित जाति समाज की तरफ से और अपनी तरफ से मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जब राज्यसभा में आप जो सवाल उठाएंगे? क्या इसके लिए जब भी कोई प्रतिनिधि चाहे एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा में जाए, उसके दिमाग पर एक प्रेशर होता है। अभी मैं बन तो गया लेकिन मैं जाकर वहाँ क्या बोलूँगा, वो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है कि मेरा 30 साल का विधानसभा का अनुभव है और 35 साल मैंने लगातार असेंबली के चुनाव लड़े हैं और 25 साल में लगातार जीता हूँ। तो मेरे दिमाग पे 1% भी कोई ये नहीं है कि मुझे वहाँ पर जाकर बोलने में कोई दिक्कत आएगी। तो प्रदेश के हित के जो बात होगी निश्चित तौर पर मैं राज्यसभा में उठाएंगे। बाकी रही देश और प्रदेश में जो आज विकास की दृष्टि से विपक्ष भी कहता है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मनोहर लाल ने प्रदेश के अंदर जो विकास कराए हैं, विपक्ष भी उनकी सराहना करता है। एक अभी कुछ देर पहले आपने सवाल का जवाब भी दिया था कि अग्निवीर को लेकर प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा मतलब किसी तरह संतुष्ट नहीं हो रहे, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने जो ये फैसला किया है कि जो हमारा देश का उज्जवल भविष्य जो युवा पीढ़ी है, जो 17 साल और 21 साल के बीच में, मैं नहीं कहता सारे बच्चे खराब हो जाते हैं लेकिन काफ़ी बच्चे गलत ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से अर्जेंटीना में हर बेटा बेटी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने फैसला किया है कि 4 साल इनको ट्रेनिंग दे के, और जिसमें 25% केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी ली है, हम डायरेक्ट इनको डिफेंस में भर्ती करेंगे। बाकी 75% वो चिंता युवाओं को ये थी हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कल क्लियर कर दिया कि 75% को हम ग्रुप सी और डी में 100% गारंटी देते हैं, हम उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद कृष्ण पंवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा भटके ना, इंतजार करें, सरकार का ये फैसला उनके हित में है। तो कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की हमारे गुरुग्राम ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा ने। बढ़ते हैं आगे। चंडीगढ़ की जेलों में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शिरकत की। कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में सभी सरकारी भवनों में आग से बचाव के लिए प्रबंध होने चाहिए। साथ ही उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला जेलों में जरूरी बदलाव किए जाएं। जेलों को भी जल्द से जल्द फायर सेफ्टी उपकरण भेजे जाएं ताकि आग की घटनाओं पर रोक लग सके और किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो।
बहादुरगढ़ नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भाजपा पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने अधिकारियों पर जानबूझकर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के आरोप लगाए हैं। लोग चुनाव के दिन मतदान करने के लिए भटकते रहे, इसलिए बहादुरगढ़ में 59% मतदान हुआ। इससे धांधली बताकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। नफे सिंह राठी का कहना है कि अधिकारियों पर भाजपा की ओर से दबाव बनाया गया कि मतदान प्रक्रिया को धीमा किया जाए और शहर के लोगों की वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिए जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरी मशीनरी को प्रचार में लगा दिया और भाजपा ने षड्यंत्र के तहत वोटों का स्थानांतरण किया और धीमी गति से मतदान कराया, जिस कारण मतदाता सारे दिन अपने वोट को ढूंढने के लिए भटकते रहे। जहां विधानसभा चुनाव में बहादुरगढ़ में 70% के करीब मतदान हुआ था, वहीं निकाय चुनाव में महज 59% ही मतदान हो पाया है। तो आपको बता दें कि इसी बीच एक और खबर है जींद से, जहां जींद के सफीदों नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में निकाय चुनाव के लिए रिपोलिंग जारी है। बता दें कि सफीदों के वार्ड 8 में ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग बंद हो गई थी, जिसके चलते मतदान नहीं हो पाया था। वहीं सफीदों नगर पालिका में जारी रिपोलिंग में मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगर निगम अधिकारियों पर स्वामित्व योजना के नाम पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं और ऐसे ही गंभीर आरोपों के मद्देनजर स्थानीय शहरी निकाय विभाग के मुख्य सचिव ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है। दरअसल 2020 में हरियाणा सरकार की ओर से स्वामित्व योजना लागू कर दी गई थी, जिसका मकसद ऐसे दुकानदारों को 20 वर्ष या इससे अधिक से नगर निगम की दुकानों पर काबिज थे, उनको मालिकाना हक देना था। लेकिन इसी योजना के नाम पर निगम अधिकारियों ने लाखों रुपए की रिश्वत वसूल कर करोड़ों तक के घोटाले को अंजाम दे डाला। हमारे पास जो जांच के लिए विषय आया है, निश्चित रूप से इसमें मैं जांच करवाऊंगा किसी उच्च अधिकारी के द्वारा, और जिसका नाम लिखा हुआ है उसके साथ और भी कोई कर्मचारी अधिकारी जो संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या कोई और भी कार्रवाई है, और अकॉर्डिंगली सरकार को रिपोर्ट होती है। जांच का विषय है। जांच के बाद अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, किसी का दोष पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जांच की प्रक्रिया से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के तो फिलहाल दोपहर खबर में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।